नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेंद्र सिंह देवल। बीच बहस कार्यक्रम में हम हर बार आपके साथ कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो सीधे तौर पर आपसे, समाज से और राष्ट्र से जुड़े होते हैं। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे आज संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आज के दिन हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया है। बजट की सभी लोगों से काफ़ी उम्मीदें रहती हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे उद्यमी हो या नए स्टार्टअप करने वाले लोग हों। उन सभी लोगों की बजट पे काफ़ी नज़र रहती है कि सरकार उनके लिए क्या कुछ करने वाली है। हर बार की तरह इस बार भी लोगों की उनकी बजट के ऊपर काफ़ी उम्मीद थी और सरकार जहां तक है बजट उनके लिए एक संतुलित बजट पेश भी किया है। लेकिन इस बार के बजट की खास बात यह है कि ये बजट अमृतकाल का पहला बजट है। तो इस बजट में सरकार ने भी लोगों के लिए बहुत कुछ नया पिटारा खोला है। बजट के इन पहलुओं पर चर्चा करने के लिए लोगों को क्या कुछ मिला है, हर वर्ग को क्या कुछ मिला है, इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजय डाटा जी। अजय जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अजय डाटा जी आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं। तो आइए बजट के पहलुओं पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अजय जी, पहला सवाल आपसे यही बनता है कि सरकार ने जैसा कहा कि ये बजट अमृतकाल का पहला बजट है, तो सरकार का अमृतकाल को लेकर बजट के मामले में कुछ नया पहलू सामने आया है या बजट हर बार की तरह जैसे जनता के हित के लिए बनाया जाता है कुछ वैसा ही रहा है? देखिए, अच्छी बात है ये अमृतकाल में आया है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात और है इस बजट की। जी। बहुत कम फाइनेंस मिनिस्टर्स को यह मौका मिलता है कि वो 5 बार लगातार बजट पेश करें। जी। निर्मला सीतारमण जी को अंडर अवर प्राइम मिनिस्टर ये मौका मिला है। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि साल दर साल उनको अपने बजट के नतीजे पता पड़ते हैं जी। और उसमें सुधार करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ जो ये 5वें साल का बजट आया है, इसको मैं 3 नाम देना चाहूँगा जो उनको अच्छाइयों की तरफ से देख सकते हैं। एक है इंक्लूजन, मतलब उन्होंने ज़्यादा लोगों को सरकार की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसे से जोड़ने की कोशिश की है। जी। एक है डिजिटाइजेशन, जिसके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को नॉन टेक वर्ग में जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ, उसमें लाने की कोशिश की है। थर्ड इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा फोकस लिया है। तो डिजिटल, इंक्लूजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 वर्ड में अगर इस बजट को समावेश किया जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर और अवर एफएम बधाई के पात्र हैं जो उन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया है, जिससे हमारे देश को स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ दोनों मिलती है। कुछ क्षेत्रों में हमें स्टेबिलिटी चाहिए होती है, कुछ हमें ग्रोथ चाहिए होती है। वो दोनों चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। जी। अजय जी, जैसे कि आपको पता है कि भारत है वो गाँव का देश है। बहुत सारे लोग हैं वो गाँव से जुड़े हुए हैं और उनकी जो आर्थिक जो तंत्र है, उनकी व्यवस्था है, उनका सिस्टम है, वो सारा अर्थव्यवस्था गाँव से ही चलता है और वो मुख्य रूप से कहूँ तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं। तो इस बजट में सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या कुछ नया किया है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। 2.2 लाख करोड़ जी रुपए सीधे किसान को ट्रांसफ़र होंगे। वो कहाँ जाएंगे? वो मार्केट में आएंगे। 2.2 लाख करोड़ रुपए। आप सोचिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इन्फ्यूजन है इनटू द एग्रीकल्चर सेक्टर। मिलेट को लिए इंटरनेशनल रिसर्च लैब बनाना, उसके रिसर्च को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि राजस्थान की अपनी जो खुद की फसल है, जिसमें हम नंबर 1 हैं जी मिलेट में, जिसको बाजरा बोलते हैं जी, उसको पूरे इंटरनेशनल लेवल तक उसको व्यापक रूप से पहुंचाना। तो हमारे सारे किसान भाइयों को और जो व्यापारी मिलेट में काम करते हैं उन लोगों को इसमें एक बड़ी संभावनाओं की एक गुंजाइश हो जाएगी और वो लोग अपने मिलेट को और अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बहुत आगे ले पाएंगे। तीसरी है रिसर्च लेबोरेटरी। जो भी सरकार ने इसके अंदर पैसा लगाने की कोशिश की है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के लिए जो लिखी हैं, लेकिन अगर हम देखें महत्वपूर्ण रूप से तो मिलेट के ऊपर फोकस, 2.2 लाख करोड़ किसानों को पहुंचना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर इन्वेस्टमेंट, ये तीनों चीज़ें जो हैं एग्रीकल्चर को बहुत ही पॉजिटिव रूप से देंगी। चौथी एक चीज़ और बोल देता हूँ,
जो स्टार्टअप्स भी इसमें शामिल हो जाती हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स के लिए एक महत्वपूर्ण फंड, ये भी अपना आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, करीब 80-88 हज़ार स्टार्टअप्स हैं देश में, उनमें हमारे एग्रीकल्चर के जो वर्ल्ड के लोग हैं वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो नॉन टेक एग्रीकल्चर कैटेगरी में आता है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाले हैं, वहाँ रिसर्च डेवलपमेंट की दरकार ज़्यादा है। अगर अब इस फंड से वो क्षेत्र जो रूरल एरिया में है, जो सेमी अर्बन एरिया में है, वहाँ से भी हमको स्टार्टअप्स देखने को मिलेंगे, खास तौर पर एग्रीकल्चर क्षेत्र में। जी अजय जी, बजट का एक जैसे पक्ष गिने जाएं, एग्रीकल्चर एक पक्ष है, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे बजट में एक महत्वपूर्ण घटक होता है। तो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, डेवलपमेंट के लिए या उसमें निवेश के लिए क्या कुछ इस बार बजट में पेश किया है? देखिए, मैंने तो बोला है इसको एक वर्ड दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, जी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा फोकस है, और अगर इसके अंदर उसको मैं बहुत सारे हिस्सों में बांट सकता हूँ। रेलवे, जी, आप देखिए, नर्सिंग कॉलेजेस देखिए, सड़क देखिए, रोबोटिक्स पे इन्वेस्टमेंट है, हाईटेक पे इन्वेस्टमेंट है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट है, हर जगह पर इन्वेस्टमेंट है। और जो मैंने ये जिससे हमारा एग्रीकल्चर लैब्स बनेंगी, जो हमारे पूरे कंट्री के अंदर सैकड़ों लैब्स बनने वाली हैं, जिसके अंदर हमारे को ये लैब क्या बनेंगी, क्या करेंगी, दीज लैब्स विल प्रोड्यूस द रिसर्च एंड विल बी यूजेबल फॉर द कंट्री। दीज इन्वेस्टमेंट्स विल बी ए रियल अमृत काल फॉर अस, क्योंकि वो रिसर्च करके, एक मंथन करके, जिसको बोलते हैं अमृत काल में क्या है, मंथन करके कोई ऐसी चीज़ निकले जिससे एक आदमी अमृत हो जाए और मृत नहीं हो। ये एक अमृत काल के अंदर रिसर्च लैब्स इसी चीज़ का संबोधन करेंगी कि हमारे जो रिसर्च हैं, जो बाहर आएँ, वो हमारे को इतनी ताकत दें कि वास्तव में भारत जो है सोने की चिड़िया की तरफ अग्रसर हो, और ये इस इन्वेस्टमेंट से, इस इंफ्रास्ट्रक्चर से संभव होगा। जी जी, अजय जी, जैसा आपने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे जैसे एक पक्ष मान सकते हैं, तो रेलवे में इस बार सरकार ने बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया है रेलवे सेक्टर के ऊपर। 2014 के बाद में अगर हम बात करें तो सरकार ने 9 गुना ज़्यादा बजट इस बार पेश किया है। तो इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि रेलवे में जो अलग बजट जो था उसको कंबाइन कर दिया था, उसके बाद में बजट जो है वो इतना बढ़ाया जा रहा है, क्या सरकार की क्या प्राथमिकता है? करीब 2 लाख करोड़ दिया है उन्होंने, 2.4 जी, और 9 गुना आपने सही कहा है पिछले साल के मुकाबले, 2014 के मुकाबले 9 टाइम्स जी दिया है इन्होंने। सो ये एक अपने आप में एक कितनी बड़ी चीज़। आप देखिए, हमारा जो भारत है वो किसी शहर में नहीं रहता है, वो करीब 7 लाख हमारे यहाँ गांव हैं, वहाँ से कनेक्टिविटी चाहिए, हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहिए, रूरल और अर्बन को कनेक्ट करने के लिए चाहिए। तो 2 ही साधन है हमारे पास। तीसरा एक हवाई जहाज भी साधन है, जिसमें भी 25 एयरपोर्ट नए आ रहे हैं। लेकिन ये जो रेलवे और रोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट है, मेजर रोल प्ले करते हैं एक आम आदमी की ज़िंदगी के लिए। और इसलिए रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जितना ज़्यादा हमारा रेल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा, मैं ऐसा मानता हूँ उतना ही हमारा इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि चाहे सामान लाना ले जाना हो, चाहे हमारी मालगाड़ियाँ हों, चाहे हमारी सवारी गाड़ियाँ हों, उन सब के लिए वो ट्रैक चाहिए। तो आज एक किसान का प्रोड्यूस किसी छोटे गांव से भी अगर बाहर आ सके बड़े आसानी से, चाहे रोड के माध्यम से है, ट्रेन के माध्यम से है, और अभी हम ट्रेन की बात कर रहे हैं, रेलवे की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर आम आदमी को चाहे पर्सनल जाना हो, चाहे प्रोड्यूस जाना हो, उसको जाने में सहूलियत पैदा करे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साथ में मैं एयरपोर्ट भी एड्रेस करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। 25 नए एयरपोर्ट आ रहे हैं, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात अपन कर रहे थे। ये क्या है, 25 नए एयरपोर्ट एक देश की जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जिनके हर घंटे की, हर मिनट की, हर सेकंड की कीमत है, उनको अगर हम समय बचा सकें, ट्रैफिक में ना फंस पाएँ, और वो अपने प्रोड्यूस को, अपने आप को जल्दी से जल्दी डेस्टिनेशन पर लेके जा सकें, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कैपिटल इंक्रीज और पर कैपिटा इनकम जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें मददगार साबित होता है। ऑलरेडी हम करीब 1.97 पर कैपिटा पर पहुंच गए हैं, जी, राइट। मेरे ख्याल से हम जो है पिछले साल जो है 1.7 पर थे, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल, राइट। ये एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसका मतलब क्या हो रहा है, एक आम आदमी की जो कमाई है वो देश में बढ़ रही है। जब बढ़ती है कमाई तो खर्चा भी होता है,
इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारा टैक्स भी ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सब चीज़ें खुल रही हैं। तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट है इस चीज़ का। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं, जितने पैसे सरकार लगा रही है उतना ही वो पैसा लगे जाएगा किसके पास? वो पैसा अल्टीमेटली कॉर्पोरेट्स के पास जाता है, बिजनेसमैन के पास जाता है। अगर सीमेंट की रोड बननी है तो सीमेंट कंपनी के पास जाएगा, पत्थर के पास जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा ट्रक वाले के पास जाएगा। वो जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर का है वो पैसा अल्टीमेटली पूरे कंट्री में बढ़ जाता है जी। उसी के थ्रू वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। तो हर आदमी को बिजनेस मिलता है, बिजनेस मिलता है तो रोजगार मिलता है, रोजगार मिलता है तो वहाँ पर वो कमाई करता है, कमाई करता है तो फिर वो सर्कुलेशन में पैसा आता है। तो ये एक अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देश की ग्रोथ के लिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगे और इससे पूरे देश को जो ग्रोथ मिलती है वो हमको सबको देखने को मिलेगी। जी। अजय जी, जैसा कि हमने देखा पिछले 2-3 साल में कोरोना का जो असर रहा अर्थव्यवस्था के ऊपर, उसके बाद में सरकार की जो प्राथमिकताएं थी वो भी काफ़ी बदली हैं। सरकार ने जो हेल्थ सेक्टर है उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। इस बार के बजट में सरकार ने हेल्थ सेक्टर पे क्या कुछ नया लाए हैं? 2-3 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं जी। करीब 157 नर्सिंग कॉलेजेस खोले हैं जी। कितने भी अस्पताल खोल लें, सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए ही होता है, नर्सेस चाहिए ही होती हैं, स्टाफ चाहिए ही होता है, उनको तैयार करने की बात हो गई है। 157 कॉलेज, आप देखिए कि ये कितना बड़ा नंबर है फ्रॉम अनेबलिंग द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं तो नर्सेज आएंगी कहाँ से? जो ट्रेंड नर्सेज चाहिए वो कहाँ से आएंगी? अगर हमें हर गांव में, हर शहर में हमारे को अच्छे अस्पताल चाहिए, दैट इज़ वन पार्ट। आप वैक्सीन की बात करें तो करीब 220 करोड़ वैक्सीनेशन की बात भी की है जी। कि ये वैक्सीनेशन भी लगेंगी और ये सब फ्री लगते हैं, हमको सबको पता है। देश के अंदर सरकार उस पर पैसा खर्च करती है हमारी हेल्थ के ऊपर। ये एक अपना आप में एक नया उद्देश्य है सरकार का। फार्मास्यूटिकल रिसर्च के लिए फंड, जी। ये भी एक अपना आप में इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो भारत सरकार ने इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया है और कहा है कि हमारे को जो अपना रिसर्च है, चाहे लड़ाई महामारी से लड़ने के लिए हो, चाहे हमारी दूसरी बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार करने, उसके अंदर हमारी आत्मनिर्भरता बढ़नी चाहिए। उसके लिए भी फंड अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिक कंटूर्स हैं हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ को ओवरऑल सुधारने के लिए प्राइम मिनिस्टर जिन्हें मैंने उनका स्पीच भी सुन रहा था, बड़ा इम्पॉर्टेंट उनका फोकस दिया है कि हमारे को ओवरऑल हेल्थ जो हमारी है, जिसके अंदर एक आम आदमी को वाया इंश्योरेंस उसको कवरेज मिले, और इंश्योरेंस के ऊपर भी उन्होंने ये दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवरेज मिले। ये सारी बातें मिलकर के मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल हेल्थ की तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबको एक आने वाले समय में नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, नई अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और घर के नज़दीक मिलेंगी, घर के पास मिलेंगी और अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी। जी जी। प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य ये है कि सब लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सुलभ हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। अजय जी, बजट पे एक पक्ष ऐसा भी रहता है जिसकी नज़र इस मामले को लेकर रहती है कि वो उनको रोज़गार मिल सके। मैं बात करना चाहूँगा यूथ की, हमारे यूथ की। यूथ जो है वो यही देखते रहते हैं कि इस बार बजट में हमारे लिए क्या कुछ नया आया है, हमें रोज़गार मिलेगा, हमें रोज़गार या कुछ नया इन्वेस्ट करने के लिए, नया कुछ स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप के लिए। क्या इस बार भी बजट में सरकार ने ऐसा कुछ पेश किया है? मेरी नज़र में 2-3 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो स्टार्टअप्स के लिए क्लू हो सकते हैं। जी। गवर्नमेंट का डिजी लॉकर है। डिजी लॉकर, जी। डिजी लॉकर का उन्होंने प्राइवेटाइज्ड यूज्ड करने की इसमें घोषणा की है। मतलब आप और मैं उस लॉकर को यूज़ करके अपने लिए कोई टूल बना सकते हैं, कोई सुविधा बना सकते हैं। इसको मैं थोड़ा अगर एलोबरेट करूं तो डिजी लॉकर के अंदर आपका आधार कार्ड है, आपका वैक्सीनेशन कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, आपकी डिटेल्स है वहाँ पर। अगर मुझे, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे 1 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे 500 एम्प्लॉयज़ हैं, मुझे उनको अगर वेरीफाई करना है तो मुझे डिजी लॉकर की सुविधा मिल सकती है। अगर मैं ये ऐसा एक टूल बनाऊँ जो एक प्राइवेट कंपनीज़ को, जो हमारे इंडिया की कंपनीज़ हैं, उनको एक कंड्यूट का मैं जगह दे दूँ जिसके अंदर स्टार्टअप्स अपने अपने सॉल्यूशंस बनाएं उस डेटा को यूज़ करके और उसको एक अनेबलमेंट करें, तो उनके लिए आईटी भी अनेबलमेंट होता है, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल होता है और एक प्राइवेट सेक्टर को आप एक आम आदमी जिनको सुविधा दे सकते हैं। जी। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है, एक छोटे से अनाउंसमेंट से कितना बड़ा फर्क होता है। सेकंड, जो बहुत बड़ी चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज का बजवर्ड है, आज की नीड है और फ्यूचरिस्टिक लगता है लोगों को। जी। उसमें भारत सरकार भाषणी प्रोग्राम कर रही है, भाषणी।
उसके अंदर भाषा पे रिसर्च हो रही है। भाषा हमारी देश की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 22 भाषाएं हमारी ऑफिशियल हैं। प्राइम मिनिस्टर सर ने अभी कुछ दिन पहले, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, सारे चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर्स एंड CJIs की मीटिंग की थी जी। उसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट अपनी अपनी भाषा में, जो आम आदमी की भाषा है, उसमें वो कार्यलाप करे, उसमें ऑर्डर्स निकाले। उसके बाद CJI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका अनाउंसमेंट भी आया कि हमारे सारे ऑर्डर्स सारी भाषाओं में मिलेंगे जी। अब इसको अपन आगे लेके जाते हैं। अभी तक अंग्रेजी में था जी। तो कैसे चलेगा आगे वो? तो एक आम आदमी जिसको 85% भारत को अंग्रेजी नहीं आती है, वो ऑर्डर कैसे पढ़ सकता है, लॉ कैसे पढ़ सकता है? जी। तो उन्होंने इस भाषणी, वो प्रोग्राम है जहां पर भाषाओं की टेक्नोलॉजी सरकार बना रही है, वहां पर वो रिपोजिटरी क्रिएट कर रही है और वहां पर वो एनालिटिक्स टूल्स बना रहे हैं। उसके बेसिस के ऊपर वो आपको ट्रेनिंग कर रहे हैं डेटा को, और वहां से आपको रिसर्च दे रहे हैं। जी। तो इस बजट में ये कहा है कि वो जो रिसर्च है AI बेस्ड, वो आपको और हमको भी अवेलेबल होगी, मतलब एक आम आदमी को भी अवेलेबल होगी। तो वो रिसर्च मुझे करने की दरकार नहीं है, वो रिसर्च भारत सरकार के माध्यम से आपको फ्री अवेलेबल होगी। ये स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं ऐसा मानता हूं कि आपको भाषा में, जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, उसमें अगर आप काम करना चाहते हैं स्टार्टअप्स, और जिसके अंदर उनको करने के लिए बहुत सारी समस्याएं इस देश की हैं जो सॉल्व करनी है, उसके लिए भारत सरकार आपको एक लीप फ्रॉग दे रही है, आपको एक आगे बढ़ने की एक रास्ता दे रही है। शुरू में आपका जो रोड ब्लॉक है डेटा एनालिटिक्स का, AI का, वो आपको उन्होंने हटा दिया है, मशीन लर्निंग का हटा दिया है, और रेडीमेड तैयार माल आपको एक्सेस करने के लिए अवेलेबल करा रही है। तो ये एक बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल वर्ड है जो भारत सरकार ने एक स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने के लिए दिया है। जी। जी। अजय जी, सरकार ने इस बार बजट में टेक्नोलॉजी जो क्षेत्र है उसमें भी काफ़ी कुछ लोगों के लिए रास्ते खोले हैं। तो जैसे 5G टेक्नोलॉजी के लिए प्रयोगशालाएं, इस टाइप की ऐप्स बनाने के लिए, तो इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, 5G, 3D, रोबोटिक्स, AI, ML, इन सब के ऊपर जो आपने बताया, लैब्स खुल रही हैं, और एक आम आदमी को वो उनकी रिसर्च का बेनिफिट मिलेगा। और लैब्स जो खुल रही हैं उनके अंदर भी आपको नए 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 इनोवेशंस होंगे जो हम आम आदमी तक पहुंचेंगे। जी। जो मैंने अभी आपको डिजी लॉकर वाला बताया, दैट इज़ आल्सो ए बिग इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट द डिजिटल थिंग। थर्ड, मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स, वो यूथ के लिए है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है जी। और उन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के ज़रिए आप निकाल सकते हैं कि कौन सा प्रोड्यूस का वास्तव में कौन सा ऑयल निकल सकता है, कौन सा उसका बीज है, कौन सा उसका आउटकम है, और उसको हम मार्केट के अंदर किस तरीके से उसको बेच सकते हैं। टेक्नोलॉजी आपको अनेबल करेगी ये सब चीज़ें। फिनटेक के अंदर एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। फिनटेक के अंदर फंड भी बनाया है जिसके अंदर आपको, अगर आप फाइनेंस के अंदर आप काम कर रहे हैं, इंक्लूजन क्योंकि करना चाहते हैं। अभी क्या है, डिजिटल इंडिया जो है उसने पेमेंट, डिजिटल पेमेंट को तो प्रमोट किया, लेकिन वो पेमेंट जो है वो एग्रीकल्चर में नहीं घुस पाया। जी। अब जो फोकस इस बजट में मुझे दिखा, जो कोर फोकस है टेक्नोलॉजी का, वो मुझे लगा कि नाउ गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड वाया दिस बजट टू एंटर इनटू द 85% ऑफ द कंट्री वाया डिजिटल मीन्स, जिसमें डिजिटल पेमेंट इज वन ऑफ देम। एंड ये इसलिए अब सोच पा रहे हैं, कोविड के जो बहुत नेगेटिव्स हैं, एक पॉजिटिव कोविड का हुआ कि एक आम आदमी ने डिजिटल अडॉप्शन किया। जी। उसने मोबाइल अपनाया, उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपनाई, उसने वैक्सीनेशन का प्रोसेस अपनाया, उसने जल्दी सीख लिया। जो 10 साल में सीखते थे वो सीख लिया। तो जो हम बजट ये आज देख रहे हैं, इसमें डिजिटल वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है, शायद ये बजट नहीं आता अगर हमारा वो डिजिटल अडॉप्शन इतना फास्ट नहीं होता। इसलिए अब हम ये सोच सकते हैं कि हमारे जो लोग हैं जो 85% इंग्लिश नहीं जानते हैं, वो भी डिजिटल अडॉप्शन कर पाएंगे। इसलिए इस तरफ भारत सरकार ने भी ध्यान दिया है और उसके अनुरूप अपना बजट में अनाउंसमेंट दिए हैं। जी। अजय जी, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो टैक्स पेइंग जो एक वर्ग होता है, उनकी हर बार नज़र सरकार पर रहती है कि क्या कुछ छूट मिली है, क्या कुछ उनके जेब में बचत कितनी रह पाएगी। तो इस बार सरकार की जो टैक्स स्लैब है उसमें क्या कुछ बदलाव किया है सरकार ने? देखिए, ये तो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि जो स्लैब 5 लाख से थी वो 7 लाख कर दी है, टैक्स फ्री कर दिया है उसको, नो टैक्स अप टू 7 लाख।
नाउ की इज़, मैं ऐसा मानता हूँ मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, एक आम आदमी जो करीब 20 लाख रुपए साल के कमाता है उसको 1.5 लाख रुपए का फ़ायदा होना चाहिए। ये पैसा जो है वो कहाँ जाएगा? वो पैसा जाएगा अल्टीमेटली उसके हाथ में, जो टैक्स जब बचेगा वो पैसा अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? वो पैसा मार्केट में खर्च होगा। इमेजिन कितने लोगों का पैसा टैक्स बचेगा और कितना जो है मार्केट में वो आएगा। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हमारे को तो ज़्यादा चिंता जो है टैक्स बचने की तो होनी चाहिए, हमारे को धीरे धीरे इस बात के लिए ज़्यादा खुश होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मेरे टैक्स का रियल यूटिलाइजेशन क्या है, क्या मुझे अच्छी रोड मिल रही है, क्या मुझे अच्छी एजुकेशन मिल रही है, क्या मुझे अच्छी हेल्थ मिल रही है, क्या मुझे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मिल रहा है। वो मिल रहा है तो हमारे को उसको और कैसे बढ़ाना है वो उस पर ज़्यादा दिमाग लगाएं। ये बचाए अच्छी बात है, आम आदमी के जितनी सेविंग हो जाए बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसा मानता हूँ कि और धीरे धीरे ये टैक्स स्लैब जो हैं वो और बेटर होंगे, क्योंकि हम अब सब लोग जीएसटी नेटवर्क में आ गए हैं और धीरे धीरे हर चीज़ के ऊपर आप कोई भी, चाहे छोटे से छोटा पानी से लेकर के सिलेंडर से लेकर के कोई भी चीज़ खरीदे, सर में जीएसटी आपको लगती है, तो आपको कंट्रीब्यूशन हर आदमी का हो रहा है। इनकम टैक्स में जो बेनिफिट्स हुए हैं उसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। इनकम टैक्स में 44D 42A सब कुछ एक दो धाराएं हैं, उसके अंदर भी उन्होंने कुछ बेनिफिट दिए हैं, आपको डिडक्शंस ज़्यादा दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टैक्स के अंदर और मांगने को तो आई एम आल्सो टैक्स पेयर, तो वी कैन आस्क मोर ऑलवेज 100%। हर चीज़ में ही, हर बजट में हम ये सोच सकते हैं कि क्या हमें और ज़्यादा मिल सकता था। आंसर इज़ येस, राइट। ये तो हमेशा ही संभव है, कितना भी तो उसके बाद भी ज़्यादा हो सकता था, ये तो हमेशा ही संभव है। और हमारी सोच भी इस तरह से कि होनी चाहिए, वी शुड नेवर सेटल, वी शुड ऑलवेज आस्क मोर बट वी शुड आल्सो गिव मोर, इज़ माई बिलीफ। जी अजय जी, सरकार ने इस बार एमएसएमई सेक्टर और जो हैवी इंडस्ट्रीज जो हैं उनके लिए क्या कुछ नया पेश किया है? एमएसएमई सेक्टर अपने जीडीपी का करीब 30% हिस्सा है जी। एमएसएमई सेक्टर करीब 64 लाख एमएसएमईज हैं इंडिया के अंदर, विच वी कंसिडर नाउ। these sector contribute a large sum, as I said 34% of this। इसमें स्मॉल है 94%। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये एमएसएमई को बहुत बड़ा बूस्ट देने वाला है मेरे हिसाब से। और क्योंकि अल्टीमेटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा है वो जाता कहाँ है, चाहे वाया लार्ज आए चाहे डायरेक्टली एमएसएमई के पास आए, अल्टीमेटली दे बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर। जी। रोड बनानी है तो कौन कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा, वो रोड ही कहाँ से लाएगा, ट्रैक्टर कहाँ से लाएगा, पानी कहाँ से लाएगा, पेट्रोल कहाँ से लाएगा, डीजल कहाँ से लाएगा। जी। एक आम आदमी के जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगता है, तो मैंने एक दो बार बनाया है कागज़ कि एक जब इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 रुपया आता है तो करीब 15 से 25 लोग इससे बेनिफिट मिलता है। तो आप सोचिए कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट एक आम आदमी की ज़िंदगी में होता है। जब ब्रिज बनता है तो खाली कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं मिलता है, आप उसमें कितने सारे वर्ग के लोग जुड़ते हैं, वो इसको एज एन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो एमएसएमई को मेरे को लगता है कि इस बजट के माध्यम से बेनिफिट मिलने वाला है, वी शुड बी हैप्पी। मैं ओवरऑल इस अगर बजट को कहूँ तो ये काफ़ी बैलेंस्ड बजट है, काफ़ी बैलेंस्ड बजट है। आपने शुरू में भी ये बात रखी थी अपनी भी कि ये बैलेंस्ड बजट है, और इसमें और जो मैंने स्टेबलाइजेशन बोला कि हमारे बहुत सारे सेक्टर्स को स्टेबलाइजेशन चाहिए, वी डोंट वांट द रोकिंग देयर, स्टेबलाइजिंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन बिकॉज जब स्टेबलाइजिंग सॉलिड हो जाती है तो आप एक बड़ा जंप ले सकते हैं जी आपका, और वो इस बजट में कुछ सेक्टर्स में करने की कोशिश की है। एमएसएमई सेक्टर विल टेक द बेनिफिट ऑफ दैट। जी जी। अजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के साथ आपने बजट को लेकर जो इतनी गहन चर्चा की, हर सेक्टर की बात की, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो रेलवे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, एमएसएमई हो, सब क्षेत्रों पे आपने हमारे दर्शकों के साथ खुल के बात की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। अमृतकाल का ये जो पहला बजट था, ये उम्मीद करते हैं कि देश के सभी लोगों के लिए एक अमृत की तरह ही आपके जीवन में आए, और बजट से जितनी भी संभावनाएं थी वो हमारे सर ने आपके साथ डिस्कस की, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।